जय हिंद दोस्तों, मैं शशांक अपने YouTube चैनल एस्किंग डिफेंस एजुकेशन वगैरह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए फिजिक्स से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, यदि आप इंडियन एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप इंडियन नेवी की तैयारी कर रहे हैं या इंडियन रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या कोई वो अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि फिजिक्स पूछी जाती है, तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है। स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप एस्किंग डिफेंस एजुकेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्वेश्चन सीरीज की और देखते हैं कि आज की क्वेश्चन सीरीज का पहला क्वेश्चन क्या है, जिसमें पूछा गया है स्टूडेंट्स, आपका पहला क्वेश्चन है कि पानी का जमाव बिंदु है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट 0 केल्विन, सेकंड ऑप्शन है आपका 100 केल्विन, थर्ड ऑप्शन है आपका 273 अर्थात 273 केल्विन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, पानी का जो जमाव बिंदु होता है वो 273 केल्विन होता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं इसी सीरीज में। इसमें पूछा गया है कि अतिचालकता का अर्थ है। आपके ऑप्शन है बहुत क्षीण धारा, दूसरा ऑप्शन है आपका बहुत वृहद धारा और तीसरा ऑप्शन है धारा बिना किसी प्रतिरोध का सामना किए और फोर्थ ऑप्शन है धनात्मक कणों के कारण धारा। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अतिचालकता का अर्थ होता है वह धारा जो किसी बिना प्रतिरोध का सामना किए हो उसे हम अतिचालकता कहते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका जो थर्ड है ये सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट, जिसमें हमसे पूछा गया है कि कहां से होकर गुजरने पर प्रकाश की गति धीमी हो जाती है। आपके ऑप्शन है जल, दूसरा ऑप्शन है आपका निर्वात, थर्ड ऑप्शन है आपका कांच और फोर्थ ऑप्शन है आपका वायु। स्टूडेंट्स, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कहां से होकर गुजरने से प्रकाश की गति धीमी हो जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांच से होकर गुजरने वाली जो प्रकाश की गति होती है वह धीमी हो जाती है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि सूखी बर्फ क्या है, यानी कि ड्राई आइस क्या है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट बर्फ के क्यूब और नमक, सेकंड ऑप्शन है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन है द्रव ऑक्सीजन और फोर्थ ऑप्शन है बर्फ के क्यूब और बुरादे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी सूखी बर्फ क्या होती है, तो सूखी बर्फ स्टूडेंट्स ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, अर्थात आपका जो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला होगा वो सही है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि पानी में हवा के बुलबुले किसका कार्य करते हैं। आपके ऑप्शन है फर्स्ट उत्तल लेंस का कार्य करते हैं, सेकंड ऑप्शन है आपका अवतल लेंस का कार्य करते हैं, थर्ड ऑप्शन है आपका अभियोत्तल लेंस का कार्य करते हैं और डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पानी में जो हवा के बुलबुले होते हैं वो अवतल लेंस का कार्य करते हैं, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो सेकेंड वाला है ये वाला सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि कलित्र किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट पास्कल के सिद्धांत पर, सेकंड ऑप्शन बर्नौली के प्रमेय पर, थर्ड ऑप्शन है आदर्श गैस समीकरण पर और फोर्थ ऑप्शन है एवोगाद्रो परिकल्पना पर। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा जो कलित्र होता है कलित्र बर्नौली के प्रमेय पर कार्य करता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा वो सही है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जो आज मैं आपको टॉप 25 क्वेश्चन बता रहा हूँ ये टॉप 25 क्वेश्चन आपके थ्योरी पर बेस्ड हैं, यानी कि अगर आपका परीक्षा में थ्योरी से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आप बेहद कम समय में उसे कर सकते हैं। इसे आप पढ़ लीजिएगा 2-3 बार, आपको याद हो जाएगा। अगर ना हो तो आप इसे लिख कर भी याद कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इस वजह से इन क्वेश्चनों को बड़ी ध्यान से पढ़िएगा। तो हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जिसमें पूछा गया है कि अपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट बैरोमीटर का, सेकंड ऑप्शन है हाइड्रोमीटर का, थर्ड ऑप्शन है हाइग्रोमीटर का और फोर्थ ऑप्शन है मैनोमीटर का। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हम हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, अर्थात आपका जो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला है ये वाला ऑप्शन सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट गैस लाइटर, सेकंड ऑप्शन है गैस स्टोव, थर्ड ऑप्शन है बेंसेन वर्नर और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, अब आप जब इन सभी को देख लेते हैं, गैस लाइटर हो, गैस स्टोव हो या बेंसेन बर्नर हो, इनमें से कोई भी बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता, अर्थात आपका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो सही होगा कि इनमें से कोई भी ऐसा उपकरण नहीं है जो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता हो। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि फ़ारेनहाइट पैमाने में 98.6 तापमान सेल्सियस पैमाना होगा। यदि आपका फ़ारेनहाइट पैमाना पर आपका 98.6 है तो वही ताप सेल्सियस पैमाने पर कितना होता है। स्टूडेंट्स, यह
यह तापमान से संबंधित बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसका फॉर्मूला भी होता है। तो आप फॉर्मूले को भी मैं जब इस लेसन का अध्ययन कराऊंगा आपको, क्योंकि मैंने कहा है कि मैं जुलाई माह से स्टार्ट करूंगा सभी फिजिक्स को विस्तृत अध्ययन, तो आपको वहाँ पर मैं बताऊंगा। पर आपको यहाँ पूछा गया है कि 98.6 तापमान सेल्सियस पैमाने पर कितना होता है, तो आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि टेप रिकॉर्डर ध्वनियों को किस रूप में रिकॉर्ड करता है। आप जो टेप रिकॉर्डर सुनते हैं वो ध्वनियों को किस रूप में रिकॉर्ड करता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट परवर्ती प्रतिरोध के रूप में, सेकंड ऑप्शन है ध्वनि तरंगों के रूप में, थर्ड ऑप्शन है वैद्युत ऊर्जा के रूप में और फोर्थ ऑप्शन है चुंबकीय ऊर्जा के रूप में। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा जो टेप रिकॉर्डर होता है वो ध्वनियों को चुंबकीय ऊर्जा के रूप में रिकॉर्ड कर लेता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो वाला सही होगा। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान से देखते रहिएगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें पूछा गया है, ये बेहद सिंपल क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था। आपके फर्स्ट ऑप्शन केपलर, सेकंड गैलीलियो, थर्ड ऑप्शन न्यूटन और फोर्थ ऑप्शन कोपरनिकस है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूंगा कि जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है यह आपके न्यूटन ने दिया था, सर आइजैक न्यूटन ने, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है सही होगा। स्टूडेंट्स मैं फिर बताना चाहूँगा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखते रहिएगा। अगला है कि रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। मैं आपको ये भी बता दूँ कि फिजिक्स एक विस्तृत क्षेत्र होता है, मैंने हर क्षेत्र से कुछ अच्छे से अच्छे क्वेश्चन पिक किए हैं जो कि परीक्षा में कई बार पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, सेकंड ऑप्शन है बर्नौली की प्रमेय पर, थर्ड ऑप्शन है एवोगाद्रो परिकल्पना पर या फोर्थ ऑप्शन है संवेग संरक्षण पर। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा जो रॉकेट होता है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो फोर्थ होगा वो सही है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि मध्यरात्रि का सूर्य का क्या अर्थ होता है, कि मध्यरात्रि सूर्य को हम क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है सांध्य प्रकाश, दूसरा है उदीयमान सूर्य या बहुत चमकदार चंद्रमा, और आपका जो फोर्थ ऑप्शन है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा जो मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ होता है वह होता है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना ही सूर्य का मध्यरात्रि सूर्य कहा जाता है, अर्थात आपका इसका भी ऑप्शन नंबर फोर्थ सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है अगले क्वेश्चन में कि फोटोग्राफी में मुख्य रूप से कौन से रंग होते हैं। आपके ऑप्शन है फर्स्ट मतलब किस रंग के पेयर्स होते हैं। आपके ऑप्शन है लाल नीला पीला, सेकंड ऑप्शन है लाल पीला हरा, थर्ड ऑप्शन है लाल नीला हरा और फोर्थ ऑप्शन है नीला पीला हरा। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा ये परीक्षा के दृष्टिकोण से ये भी एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फोटोग्राफी में जो स्टूडेंट्स जो रंग होते हैं वो आपके होते हैं लाल नीला और हरा, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। यहाँ कन्फ्यूजिंग स्थिति स्टूडेंट्स तब हो जाती है क्योंकि एक से रंग मिलते हैं लाल लाल ऊपर नीचे, तो इन्हें भी बेहद ध्यान से पढ़िएगा, बल्कि मैं तो कहता हूँ नोट कर लीजिएगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें पूछा गया है कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकंड ऑप्शन है 98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है 4 मीटर पर सेकेंड और डी है इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट्स ये बेहद सिंपल है, आपको पता होना चाहिए जो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये वाला सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी राशि अदिश है। स्टूडेंट्स मैं अधिक तीव्र गति से आपको ये करा रहा हूँ क्वेश्चन सीरीज, जिससे कम समय में आप पे अधिक से अधिक ज्ञान पहुँच सके, अधिक से अधिक मैं आपकी तैयारी करवा सकूँ। तो स्टूडेंट्स इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सी अधिक राशि है। फर्स्ट ऊर्जा, सेकंड बलागुण, थर्ड आपका संवेग है और फोर्थ है आपका उपर्युक्त सभी। तो स्टूडेंट बहुत गौर से समझिएगा, संवेग और बलागुण जो है वो आपकी अदिश राशि नहीं होते हैं, केवल ऊर्जा एक ऐसी राशि है जो कि अदिश होती है। तो अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला होगा ये सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि टेकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट तापक्रम मापा जाता है, सेकंड प्रवाह मापा जाता है, थर्ड दाब मापा जाता है या फोर्थ चाल मापी जाती है। तो स्टूडेंट्स ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। तो टेकोमीटर के जरिए से स्टूडेंट्स आप चाल को माप सकते हैं, अर्थात आपका फोर्थ ऑप्शन है जो वो वाला सही होगा। हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि केपलर ने खोजकर ज्ञात किया कि ग्रहों की परिक्रमा की कक्षाओं की आकृति होती है। केपलर साहब ने जो ग्रहों की खोज की थी, जिसके उन्होंने नियम भी दिए थे, उसमें उन्होंने बताया था कि कक्षा की जो आकृति होती है वह आकृति कैसी होती है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट अति परवलयक होती है, सेकंड है परवलयक होती है, थर्ड ऑप्शन है दीर्घ वृत्तीय होती है और फोर्थ ऑप्शन है वृत्तीय होती है। तो मैं स्टूडेंट्स आपको बताना चाहूँगा जो केपलर ने ग्रहों की खोज की थी उनके अनुसार ग्रहों की जो आकृति होती है वो दीर्घ वृत्तीय होती है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड वाला है ये सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि एसी को डीसी में परावर्तित करने
का उपकरण निम्नलिखित है। जो करंट AC व DC होते हैं इनको परावर्तन एक दूसरे में करने का निम्न में से मतलब AC को अगर आप DC में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको कौन से उपकरण की आवश्यकता पड़ती है? आपके ऑप्शन फर्स्ट ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ती है, सेकेंड आपको दृष्टकारी की आवश्यकता पड़ती है, थर्ड ऑप्शन है आपको प्रेरण कुंडली की आवश्यकता पड़ती है, फोर्थ ऑप्शन है आपका डायनेमो की आवश्यकता पड़ती है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए आपको दृष्टकारी की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात आपका जो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा वो सही है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने हेतु कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है? तो आपके ऑप्शन स्टूडेंट सामने दिए गए हैं। पहला फर्स्ट रडार का प्रयोग होता है, सेकेंड सोनार का प्रयोग होता है, थर्ड क्वासार का प्रयोग होता है और फोर्थ पल्सार का प्रयोग होता है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने हेतु सोनार का प्रयोग होता है, अर्थात आपका जो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला है ये वाला सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया निम्न में से कौन सौरमंडल में नहीं है? आपके फर्स्ट ऑप्शन है क्षुद्र ग्रह नहीं है, सेकंड धूमकेतु नहीं है, थर्ड ऑप्शन ग्रह नहीं है, चौथा नहरकाएँ नहीं है। देखिएगा स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ कि क्षुद्र ग्रह सौरमंडल में है, धूमकेतु भी होते हैं, ग्रह भी हैं और एक जो मात्र बचता है निहारिकाएँ, ये सौरमंडल में नहीं होते हैं, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि प्रकाश के रंग का किसके द्वारा निर्धारण होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट आयाम के द्वारा होता है, सेकंड ऑप्शन है तरंगदैर्घ्य के द्वारा होता है, थर्ड ऑप्शन आपका तीव्रता है और फोर्थ ऑप्शन आपका वेग है। तो स्टूडेंट्स ये बेहद इंपॉर्टेंट है, प्रकाश लाइट वाले चैप्टर से भी इसका निर्धारण होता है और बेहद इंपॉर्टेंट होती है लाइट किसी भी परीक्षा के लिए। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि प्रकाश के रंग का जो निर्धारण होता है वह उसके तरंगदैर्घ्य के द्वारा होता है, अर्थात आपका सेकंड ऑप्शन सही माना जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं इसमें हमसे पूछा गया है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र है। आपके ऑप्शन फर्स्ट द्रव घनत्व मापी, सेकंड ऑप्शन है बैरोमीटर, थर्ड ऑप्शन है आपका आर्द्रता मापी और फोर्थ ऑप्शन है आपका ऊंचाई मापी। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक जो यंत्र होता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए स्टूडेंट्स वो आपका बैरोमीटर होता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला है ये ऑप्शन सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि सोनोग्राफी में मुख्यतः कौन सी तरंगें होती हैं? स्टूडेंट्स आपके फर्स्ट ऑप्शन दिए गए हैं सूक्ष्म तरंगें, सेकंड ऑप्शन है अवरक्त तरंगें, थर्ड ऑप्शन है प्रेरित तरंगें और फोर्थ ऑप्शन है पराश्रव्य तरंगें। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोनोग्राफी की जब बात की जाती है तो सोनोग्राफी में स्टूडेंट्स पराश्रव्य तरंगों की आवश्यकता होती है या पराश्रव्य तरंगें प्रयुक्त की जाती हैं, अर्थात आपका जो ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला होगा ये सही है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए कौन जिम्मेदार होता है? आपका फर्स्ट ऑप्शन है परावर्तन, सेकंड ऑप्शन है अपवर्तन, थर्ड ऑप्शन है व्यतिकरण और फोर्थ ऑप्शन है ध्रुवीकरण। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए परावर्तन आवश्यक होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स हम सभी जानते हैं कि जब हम बोलते हैं तो जो ध्वनि निकलती है वो किसी माध्यम से या किसी वस्तु से परावर्तित होकर हमें पुनः सुनाई देती है। तो यह जो प्रक्रिया परावर्तन के माध्यम से ही संभव होती है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा यदि आप उपरोक्त श्रृंखला जो कि मैंने आपको बताई है अगर आप इन क्वेश्चनों से संतुष्ट हैं तो आप एस्किंग डिफेंस एजुकेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। अपने मित्रजनों को भी ये वीडियो सेंड कर दीजिएगा, जिससे न केवल इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन रेलवे या वे एग्जाम जिसमें फिजिक्स आती है उन सभी में उनकी मदद हो सके। तो स्टूडेंट्स आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए सहृदय आपका धन्यवाद।